अब जैसे मान लिया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने दिया था बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, 12th लेवल पे तो बोर्ड में ऐसे ही आ जाता है, जैसे हमने कहा था प्रिज्म रे को नीचे क्यों मोड़ देता है, एक्सप्लेन करो। आपको कहते जी कंपटीशन पे सवाल क्या बन सकता है, तो सवाल तो कंपटीशन में कहीं भी बन सकता है। अब देखो कंपटीशन का आया हुआ सवाल क्या है। कंपटीशन का आया हुआ सवाल है, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है z, और वो कह रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड इन एयर, ऐसे होता तो वैक्यूम है, स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। जल्दी बोल भाई क्या कहा मैंने? स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, ठीक। और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू, तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा, और ये आ गया जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, समझ गए? तो ऊपर वाली रहने सारी डिस्टेंस हवा में ही ट्रेवल करी है बस। तो क्वेश्चन तो कहीं भी बन सकता है कंपटीशन का, तो ऐसा नहीं कि जो 12th में पढ़ाया जा रहा वो कंपटीशन का नहीं है। अरे कल वाले फिगर में ही लिख लो इसे। बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग, तो मैं वेव ने थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना कि ये कन्वर्ज क्यों करता है लाइट को। देखो जी इधर को, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। एक प्लेन वेव फ्रंट हमने कंसीडर कर लिया, और इस प्लेन वेव फ्रंट की 3 रेज कंसीडर कर ली। एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया ए बी सी, 3 रेज कंसीडर कर ली डी ए ई बी एफ सी। क्लियर? लेंस को क्रॉस करने में मिडिल रे ग्लास में ज्यादा चलेगी एज कंपेयर टू टॉप रे एंड बॉटम रे। लेंस को क्रॉस करने में कौन सी रे ज्यादा चलेगी ग्लास में? मिडिल रे, तो मिडिल रे पीछे रह जाएगी, टॉप रे आगे निकल जाएगी, बॉटम रे आगे निकल जाएगी। हमने कल क्या बताया था, अगर टॉप रे आगे निकलेगी तो वो किधर को मुड़ेगी? नीचे को। बॉटम रे आगे निकलेगी तो किधर को मुड़ेगी? ऊपर को। और मिडिल रे किसी तरफ नहीं मुड़ेगी, क्योंकि ऊपर के हिसाब से इसे मुड़ना चाहिए नीचे और नीचे के हिसाब से मुड़ना चाहिए ऊपर, तो मिडिल रे सीधी पास हो जाएगी। ये सीधी पास हो गई। टॉप रे बॉटम रे मुड़ेंगे किधर? टुवर्ड्स द मिडिल रे। इसका जरा वेव फ्रंट देख लें। हालांकि ऐसा वेव फ्रंट हमने कल बना के दिखाया था तुम्हें। रे की डायरेक्शन में सर्कल छोटे होते जा रहे हैं। अब वेव फ्रंट से भी देखो पता चल जाता है कौन आगे कौन पीछे। ये पॉइंट आगे,
ये पॉइंट आगे और ये पॉइंट पीछे। ठीक, लिखो कंसीडरिंग a plane wave front ABC is striking a convex lens considering three rays DA, EB and FC. While crossing the lens, middle ray travels greater distance in glass as compared to the top ray and bottom ray. Speed of light is lesser in glass than in air. Therefore, while crossing, after crossing the lens, top and bottom rays will be advanced to the middle ray, which is possible if top and bottom rays deviate towards the middle ray and the middle ray pass undeviated. Therefore, the emergent wavefront is converging. बनाओ जल्दी से।
देख गया। बिहेवियर ऑफ कॉनकेव लेंस। बिहेवियर ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का बिहेवियर इसका अपोजिट होता है। कॉनकेव लेंस बीच में पतला और एंड्स में मोटा होता है। बिल्कुल ऐसे ही देखें। एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया, ए बी सी, 3 रेज डी ए ई बी एफ सी। इसमें मिडिल रे ग्लास में कम चलेगी एज कंपेयर टू टॉप रे एंड बॉटम रे। तो मिडिल रे एडवांस्ड होगी, यानी टॉप रे पीछे रह जाएगी, बॉटम रे पीछे रह जाएगी। तो जो टॉप रे आगे थी तो किधर मुड़ रही थी? नीचे। तो जब पीछे रह जाएगी तो किधर मुड़ेगी? ऊपर। ये किधर मुड़ेगी? नीचे। और ये सीधी चली जाएगी। आगे समझ बात? देखो, कंसीडरिंग a plane wave front ABC is striking a concave lens considering 3 rays DA, EB, FC while crossing lens top and bottom rays travel greater distance in glass as compared to the middle ray. Speed of light is lesser in glass than in water therefore after crossing lens top and bottom rays will lag behind
the middle ray. Which is possible if top and bottom rays deviate away from the middle ray and the middle ray pass undeviated. बनाओ। गया। बिहेवियर ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का नेचर भी कन्वर्जिंग है। एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर लिया। एक प्लेन वेव फ्रंट इसे स्ट्राइक कर रहा है। दो जगह पे तो रे टकरा चुकी है। टॉप और बॉटम रे तो मिरर से टकरा गई, लेकिन मिडिल रे तो अभी इतनी डिस्टेंस और चलेगी तभी तो टकराएगी। तेरी बात समझ में आ गई? तो पहले कौन टकरा गई? टॉप एंड बॉटम रे। तो टॉप एंड बॉटम रे पहले टकरा गई तो इनका रिफ्लेक्शन पहले हो गया, इसका रिफ्लेक्शन बाद में हुआ, यानी ये दोनों आगे निकल गई, ए पीछे रह गई। ये तभी पॉसिबल है जब टॉप और बॉटम रेज मुड़े किधर? मिडिल रे की तरफ, और मिडिल रे अपने रास्ते पे वापस लौट जाए। ठीक, जरा इसका वेव फ्रंट भी देख लो। आगे समझ बात? देखो, कंसीडरिंग a plane wave front ABC is striking a concave mirror.
considering three rays DA, EB, FC. लिख लिया? reflection of top and bottom rays start immediately while the middle ray has to travel an additional distance BP before a reflection. Therefore, after reflection, top and bottom rays will be advanced to the middle ray which is possible if after reflection top and bottom rays deviate towards the middle ray and the middle ray return back on the same path. बनाओ. देख लिया? बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर.
इसमें हम क्या कहेंगे, मिडिल रे टकरा गई, इसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, जबकि टॉप और बॉटम रेज को इतनी इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। तो इसमें टॉप और बॉटम रे पीछे रह जाएंगे, मिडिल रे आगे निकल जाएगी। ये तभी हो सकता है जब टॉप और बॉटम रेज डेविएट करें अवे फ्रॉम द मिडिल रे, और मिडिल रे उसी रास्ते पे वापस लौट जाए। ठीक, ये हो गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में साफ दिखाई पड़ रहा है, मिडिल रे आगे है, टॉप और बॉटम रे पीछे है। कंसीडरिंग a plane wave front, A, B, C is striking a convex mirror considering three rays DA, EB, FC. Reflection of a middle ray starts immediately while top and bottom rays has to travel some additional distances before a reflection. Before reflection. Therefore, after reflection, middle ray will be advanced to the top ray and bottom ray, which is possible if after reflection top ray and bottom ray deviate away from the middle ray and the middle ray return back on the same path. बना लो इसे। बन गया।
इसके बाद आते हैं दो डेरिवेशंस। ये डेरिवेशंस इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बने होते हैं, इनके डायग्राम पहचानना होता है, आई कौन सा है, आर कौन सा है। तो डेरिवेशन कर रखा तो पहचान लोग, वरना नहीं पहचान पाने के। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Verification of laws of reflection on the basis of Huygens principle. ह्यूगेंस प्रिंसिपल में हमने कह रखा है किसी चीज के भी एक्सप्लेनेशन में, डेरिवेशन में 2 पॉइंट यूज होने हैं। एक तो रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 होता है, और एक ही वेव फ्रंट पे सारे पॉइंट सेम फेस में होते हैं। 2 चीज़ों का यूज़ करना है। जरा यहाँ देख लें, वरना इसका रे डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे। आप यहाँ तस्वीर सी बनाएंगे बैठ के, क्योंकि पता ही नहीं होगा ये करा क्या इनने, इसलिए कह रहे ध्यान से जरा देख लें। एक प्लेन मिरर है जेड जेड डैश, हमें वेरीफाई क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन मिरर है जेड जेड डैश, एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी इसे स्ट्राइक कर रहा है। 2 रेज कंसीडर कर ली, सी ए एंड डी बी। कोई दिक्कत भाई? यहां तक कैसे बनाना है समझ में आ गया। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, प्लेन मिरर जेड जेड डैश। उसके बाद हमने कहा कि एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी से स्ट्राइक कर रहा है। 2 रेज कंसीडर की, सी ए और डी बी। यहां तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका, लेकिन इस रे को अभी इतनी डिस्टेंस और चलनी है। कितनी? बी ए डैश बिफोर रिफ्लेक्शन। जब तक डी बी पहुंचेगी ए डैश तक, तब तक ए वाली रिफ्लेक्टेड रे पहुंच गई बी डैश तक। यहां तक समझ में आई बात? जब तक डी बी कहां पहुंची, ए डैश पर, उतनी देर में ए वाली रिफ्लेक्टेड रे कहां पहुंच गई, बी डैश पर। ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, ए डैश बी डैश, और इंसिडेंट है ए बी। ऐसे बनना था जी, समझ में आ गया। 2 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ए एन ए डैश एन डैश। अब हमने एक आर्बिटरी रे ड्रॉ करी जो इन बिटवीन है।
ये वाली रे किसी पॉइंट P पे टकराती है, कहाँ टकराती है? P पे, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को मीट करती है P डैश पे। जरा एक चीज समझ ले, इसमें दो एक्सट्रीम रेज हैं, कौन कौन सी? DB और CA, और एक आर्बिटरी रे है बीच में, कहीं भी हो सकती है। यही इसका बेसिस है डेरिवेशन का। कैसे है अभी समझाएंगे, फिलहाल ये बनाना अगर सीख जाओ तो डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लग गया? चलो देखो इधर को, इस एंगल को हमने I मान लिया, ध्यान से देखें इधर, और इस एंगल को हमने R मान लिया। ठीक, ये हम बाद में प्रूव करेंगे कि जैसे हमने I माना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जैसे R माना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है,
लेकिन फिलहाल अभी हमने आई और आर किसे माना, समझ गए बात को। अब अगर हम निकालें यहां से साइन आई, तो साइन आई हो गया एफ पी, अभी लिखवाया नहीं मैंने इसमें कुछ, डेरिवेशन देख लो पर सारा लिखवा देंगे, वो जितनी चीजें बोली थी शुरू में वो लिखवानी पड़ेंगी। एफ पी डिवाइडेड बाय ए पी, यहां से आ गया एफ पी इक्वस टू ए पी साइन आई। क्लियर? दूसरी तरफ देखो, साइन आर इक्वस टू पी पी डैश, ये पी डैश मान लिया, इसे एफ डैश कर लो। चलो साइन आर पी एफ डैश डिवाइडेड बाय पी ए, ठीक, पी एफ डैश अपॉन पी ए डैश, यहां से पी एफ डैश आ गया पी ए डैश साइन आर। ठीक है जी। टाइम टेकन बाय मिडिल रे to travel from F to F डैश को हमने T मान लिया। हमने मान लिया मिडिल रे को F से कहां तक, F डैश तक। जाने में कितना टाइम लगा, T। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन कौन सी है, एफ पी प्लस पी एफ डैश, स्पीड ऑफ लाइट हमने सी मान ली। अब जरा इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एफ पी ए पी साइन आई प्लस पी ए डैश साइन आर डिवाइडेड बाय सी। ए पी साइन आई प्लस पी ए डैश को लिख लिया हमने ए डैश माइनस ए पी। यहां तक समझ में आ गया? अरे पी ए डैश को क्या लिख लिया, ए डैश माइनस ए पी, ये आ गया जी ए डैश साइन आर प्लस साइन आई माइनस साइन आर इंटू एपी डिवाइडेड बाय सी। यहां तक समझ में आ गया? इसी के बाद एक लॉजिक है जिसके बेसिस पे डेरिवेशन होगा। यहां तक कैसे आया, समझ में आ गया? देखो, कंसीडरिंग a plane wave front AB striking a plane mirror Z dash
प्लेन मिरर जेड जेड डैश, ठीक, कंसीडरिंग टू रेज CA and DB, CA and DB, reflection at A starts immediately while the ray DB has to travel an additional distance BA dash before reflection. Before reflection, in the time DB reaches A dash, the reflected ray at A reaches B dash, joining A dash B dash. It represents reflected wavefront. Reflected wavefront. Considering an arbitrary ray, EF, देखा, it strikes the reflecting surface at P and meets the reflected wavefront at F dash. रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट एट F डैश। यहां तक तो समझ में आ गया। अब जो मतलब की बात है जिस पे डेरिवेशन बेस्ड है वो बताने जा रहे हैं, जरा देखें यहां पे पॉइंट देखें, AFB, ये तीनों पॉइंट सेम वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं। A डैश, F डैश, B डैश सेम वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं, इसलिए जितना टाइम DB को लगा BA डैश तक, उतना ही टाइम CA को लगना चाहिए B डैश तक, और उतना ही टाइम EF को लगना चाहिए F डैश तक। एक साथ ये तीन पॉइंट थे एक ही वेव फ्रंट पे, फिर से एक ही वेव फ्रंट पे पॉइंट है, तीनों सेम फेज में थे, अब भी तीनों सेम फेज में है। इसका मतलब जितना लगा टाइम इस रे को ट्रेवल करने में कहां तक, A डैश तक, उतना ही टाइम लगेगा इस रे को ट्रेवल करने में कहां तक, B डैश तक, उतना ही टाइम इस रे को लगेगा कहां से कहां तक, F से F डैश तक। यानी F से F डैश का जो टाइम है वो P की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। P यहां हो कहीं हो, टाइम तो सेम लगेगा। इस पे बेस्ड है सब डेरिवेशन। तो हमने क्या कहा, T इज
independent of पोजीशन ऑफ P। T किससे इंडिपेंडेंट है? P की पोजीशन से। इसका मतलब T के फार्मूले में P तो होने नहीं चाहिए। इसका मतलब P जहां भी है उससे रिलेटेड टर्म 0 होना चाहिए, यानी साइन I माइनस साइन R इक्वल टू 0। यहां से आ गया I इक्वल टू R। ये जो डेरिवेशन कहलाते हैं लॉजिकल डेरिवेशन कहलाते हैं, न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अभी तक हमने प्रूव नहीं किया कि I एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसे जरा यहां देखें ध्यान से। NA क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। तो अगर ये एंगल I है तो एंगल 90 माइनस I हुआ। ए क्या है? रे। ए क्या है? वेव फ्रंट। रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 होता है। ये एंगल 90 माइनस I है तो एंगल I हो गया। हो गया I, तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर को आ जाओ जरा। एंगल कितना? R। नाइन्टी माइनस R। ए क्या है? वेव फ्रंट। ए क्या है? रे। रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90। ये एंगल 90 माइनस R तो एंगल R। तो ये भी प्रूव हो गया कि I रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, R रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दे आर इक्वल। लिखा नीचे A, F, B। A, F, B are the points of the same wave front देख लिया? कौन कौन लिखे हमने? A, F, B are the points of same wave front। A dash, F dash, B dash are the points of the same wave front। Therefore, the time taken by arbitrary ray to travel from F to F dash, F to F dash must be independent of position of P। must be independent of position of P। लिख डालो।